तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। और हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं विगत वर्ष के कुछ प्रश्न पत्रों पर। जैसे कि जून 2015 का प्रश्न पत्र में कल हम लोगों ने 55 तक देख रखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 55 से आगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है और जून 2015 समाज कार्य तृतीय प्रश्न पत्र था यूजीसी नेट का। तो प्रश्न में आया था अभिकथन करके। अभिकथन कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ काम करने के लिए वह वांछनीय है। वांछनीय का मतलब होता है सकारात्मक, कि समाज कार्यकर्ता अल्पसंख्यक पर किए गए दमन और भेदभाव के प्रभाव को पहचाने और समझे। पहली बात आप समझिए अच्छे से। कह रहा है आपसे ये प्रश्न कि अल्पसंख्यकों के साथ काम करने के लिए एक वांछनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता अल्पसंख्यक पर किए गए दमन और भेदभाव के प्रभाव को पहचाने और समझे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस बात से आप सभी लोग सहमत रहना कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों को उसकी समस्याओं के बारे में समझना ज़रूरी होगा। कितने लोग जानते हो इसके बारे में? अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं अल्पसंख्यक के साथ काम करने के परिप्रेक्ष्य से, तो क्या कहना उचित समझेंगे आप? अल्पसंख्यकों के साथ काम करने के लिए एक वांछनीय है। सर अनिवार्य है। वांछनीय हाँ। मतलब अनिवार्य नहीं, है। वांछनीय मतलब अनिवार्य का नहीं, एक सकारात्मक, कंपलसरी नहीं। आवश्यक कह सकते हैं सर कि आवश्यक है, मस्ट है। चलो अच्छा, जो भी आप लोग समझ रहे हैं समझने की कोशिश करिए। आप जो भी है आप मुझे बताने की कोशिश करें क्या चीज़ है। क्या ये बात सही है कि उनके शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति योजनाओं को माध्यम से उनको जागरूक किया जाए? अल्पसंख्यक समुदाय में जो छात्र हैं उनको मुफ्त सहायता प्रोवाइड किया जाए शिक्षा को लेकर, कोचिंग को लेकर, या आमतौर पे बात करें जो संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को कम किया जाए। वही सारी बातें क्या समाज कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों पर दमन और भेदभाव के प्रभाव को पहचान कर और समझ कर करता है? जी सर। बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पर है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। कह रहा है दमन। देखिए अब यहाँ पर आप लोग जानते होंगे दमन किसे कहते हैं। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, दमन एक प्रकार के जो है अगर हम बात करते हैं तो रक्षा युक्तियाँ हैं। वो रक्षा युक्ति किसकी है? सिगमंड फ्रायड की है। आप लोग इसको अच्छे से भली भांति तरीके से परिचित रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ये, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि दमन एक ऐसे जन समूह द्वारा दूसरे जन समूह उत्पीड़ित है जिसको, अच्छा देखिए, बलपूर्वक शांत करने का काम, तो वो भी एक प्रकार से रिप्रेशन कहलाता है। अब यहाँ पे बात है कि दमन एक ऐसे जन समूह द्वारा जो दूसरे जन समूह को उत्पीड़ित है, यानी एक प्रकार का आत्मनियंत्रण जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी सामाजिक सत्ता तक पहुंच है और उस सत्ता के परिणाम स्वरूप एक समूह को दूसरे समूह की तुलना में लाभ भी पहुंचाता है। तो जब लाभ पहुंचाने की बात होती है तो आत्मनियंत्रण जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये बात आप लोगों को उचित लग रही है, सही लग रही है? नहीं सर। लास्ट की लाइन की वजह से थोड़ा गड़बड़। देखिए यहाँ आपने अगर कहा कि सत्ता का मतलब होता है शक्ति जैसे शब्दों को, सत्ता मतलब शक्ति जैसे शब्दों को, उसके परिणाम स्वरूप एक समूह को दूसरे समूह की तुलना में लाभ भी मिलता है, लाभ पहुंचाता है। क्यों नहीं लाभ पहुंचाता है? अरे अगर आप दमन के फायदे और नुकसान के बारे में जानोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें मिले। दमन एक जोरदार प्रयास है जिसे विचारधीन मानसिक प्रक्रिया को चेतन में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दमन बेसिकली आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दमन जो प्राथमिक और माध्यमिक दमन होता है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राथमिक दमन क्या होता है? प्राथमिक दमन जो होता है स्वाभाविक रूप से निर्धारित बाधाएं होती हैं जो उसके इर्द गिर्द स्थित रहती है, ऐसे आप कह लीजिए। और जो प्राथमिक दमन होगा वो अचेतन से संबंधित होगा, उसमें सचेत बिल्कुल नहीं होगा, सचेतन जैसी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। दमन अहम या अहंकार
को एक और वास्तविकता और चेतना के बीच में संतुलन बनाने में मदद करता है। तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को फायदा भी कहीं ना कहीं दे रहा होता है। तो मैं आपसे कहूँगा, मैसेज आया हुआ है। ओके, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर आपका ये कथन सही जवाब होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आप लोगों के लिए ये सही जवाब होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, यहाँ पे 4 लगाइए, 4 आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 का 57 देखिए, जनगणना 2011 की बात है। हालांकि ये 2015 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए 2011 का जनगणना पूछ लिया गया प्रश्न पर, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या का क्रमांश अगर हम बात करें तो 16.6% और 8.6% है। और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची का उल्लेख हमारे संविधान की प्रथम अनुसूची में कहा गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शिवाला को बोलिए। ये- हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए देखिए, अब आगे देखिए, थोड़ा सा आप म्यूट हो जाया करें सभी लोग, क्योंकि आपकी तरफ से बैकग्राउंड आवाज़ आती रहती है। तो 2000 जनगणना के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 57 जो आपसे कहना चाहता है, यह स्टेटमेंट सही बताता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% था और 8.6% था अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का था। ये सही बात है स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ये सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अच्छा, कुल जनसंख्या अगर हम बात करते हैं कुल जनसंख्या के हिसाब से, तो लिंगानुपात के अकॉर्डिंग 2011 के लिंगानुपात में तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, ये लिंगानुपात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें हिंदू धर्म की जनसंख्या जो बताई गई उसमें 1951 में तो वो बताया गया था 84.1% था जनसंख्या, 61 में 83 था और 82 था 71 में, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई और ये जनगणना था हिंदू धर्म की बात। हालांकि हिंदू धर्म वगैरह नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि लिंगानुपात में पुरुषों के प्रति महिलाएं कितनी थी, ये आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। कुल जनसंख्या 74.04% था, जिसमें पुरुष थे 82.4% और महिलाओं की बात करें तो 65.46 थे। इसमें इन्वॉल्व है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट कहता है अनुच्छेद 338 में विशेष अधिकारी कमिश्नर का प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का मॉनिटर करने का क्रियान्वयन के लिए जो जिम्मेदार होगा वह उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। क्या ये बात सही है? सही है सर, सही लग रही सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही आ जाएगा आपका। तो आप मुझे जरा बताएं क्या व्याख्या यहाँ पे सही होगी? व्याख्या होगी ना सर? व्याख्या होगी, कहने का मतलब देखिए व्याख्या नहीं होगी, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जनसंख्या को बताया गया और नीचे अनुच्छेद को बताया गया, इसलिए व्याख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, सेकंड वाला, व्याख्या नहीं होगा। नेहा शायद आपका ही जवाब था, व्याख्या होगा। हाँ सर, सॉरी, है ना। तो ये आप सिंपल सा प्रश्न था, अलग अलग। हाँ स्टेटमेंट अलग अलग है, इसलिए व्याख्या नहीं होना चाहिए इसका। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 58। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को 2022 में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं 58 में कि राज्य को प्रयत्न करना चाहिए कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करे और वन्य पशुओं की सुरक्षा करे। क्या बात आप लोगों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये सही जवाब होगा? सही है। सही है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी बात करते हैं कि वन में जीवन जंगली है और पर्यावरणीय जंगली पशुओं द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है। बिल्कुल गलत यहाँ पे,
ये गलत हो जाएगा और आपका ये पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखें, थर्ड देखें, ए सही है परंतु आर गलत है, आर सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। आप जानते हैं पर्यावरण के बारे में, जब हम इसके अवधारणाओं के पढ़ते हैं तो अवधारणाएं हमें दो तरीके की मिलती है, एक लघु स्तर पर मिलती है, एक बृहद स्तर पर मिलती है। जब हम पर्यावरण के बारे में इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे समझ में आता है परि प्लस आवरण। अब जब इन दोनों को मिला लेते हैं तो कहते हैं हम कि जीवों को चारों ओर से घिरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है ये। और इसी पर्यावरण में आपको बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, और वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था 1986 का था। 1986 का ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता भी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है, 1986 में आया है। और ये करता क्या है, ये किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशा तथा उनके साथ अंतः क्रिया करता है, और उन्हें एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण की संज्ञा दे देता है। तो संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में बताता है सन 1986 पर्यावरण की परिभाषा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है हमारे सामने। पर्यावरण में अगर हम बात करें तो आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है कि वायुमंडल के जो पर्यावरण में बेसिकली वायुमंडल भी आता है, और इसमें आप लोगों को मालूम है क्षोभ मंडल एक होता है, सबसे निचला मंडल, और उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, और उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर आता है आपका मेसो सिस्टम कह सकते हो, और फिर आता है आपका लास्ट में ताप मंडल। 5 टाइप के मंडल होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर इसमें कोई मंडल आता है, पूछा जाता है, तो वह समताप मंडल होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा मंडल होता है, समताप मंडल होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और रीज़न क्या है समताप मंडल सबसे मुख्य भूमिका निभाने का, उसमें ओजोन वो होती है ना लेयर, बिल्कुल यहाँ पे उल्का पिंड भी देखने को मिलता है, ओजोन मंडल भी हमें देखने को मिलता है। क्षोभ सीमा के ऊपर ही बेसिकली ओजोन मंडल हमें देखने को मिला है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। और ओजोन परत की जो छीड़ता होती है उसके लिए अगर बात किया जाए तो CFC और नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन और हैलोन इत्यादि जैसी गैसें हैं जो उत्तरदायी मानी जाती हैं। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक ओजोन दिवस मनाया गया था, जो आप भलीभांति तरीके से जानते हैं 16 सितंबर, और आने ही वाला है आप लोगों का 16 सितंबर, ठीक है, ओजोन परत के रूप में, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है ये। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। और रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में जो शीत कारक का प्रयोग किया जाता है उसके लिए एक अहम गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान भी रखिएगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। ओजोन की अगर हम बात करें कि उसकी मोटाई अगर मापते हैं तो कौन से यंत्र से मापते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डबसन, ठीक है, याद रखिएगा, उसकी यूनिट से हम इसको क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। और इसके परिप्रेक्ष्य में या इसके संबंध में और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आगे अगर बढ़ते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है, और रियो सम्मेलन 1992 का है। रियो +5 की बात करते हैं तो वो 1997 में था, न्यूयॉर्क में मनाया गया था। रियो 20 की बात करते हैं तो रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील जून 2012 में मनाया गया था। और रियो 10 की बात करते हैं तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2002 में मनाया गया था। तो रियो सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में 4 वर्ष हैं, चारों को एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, नोट करते रहिएगा। फिर रियो +5 आया तो पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया 1997 में। आप दूसरा बनाएंगे 1997, ये +5 है इसमें, और ये मनाया कहाँ गया था, न्यूयॉर्क में। फिर उसके बाद +10 की बात करेंगे, उसके बाद +10 आया,
और ये जो था रियो +10 वो जोहान्सबर्ग में था, दक्षिण अफ्रीका में, सितंबर में 2002 में। फिर उसके बाद आपका +20 आया, रियो +20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2012 में आया। ठीक है, अब ये 20 आप यहाँ से मत ऐड करिएगा 2002 से, आप ऐड कहाँ से करेंगे ये 20? 1992 से। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, इसके परिपेक्ष में ये वर्ष भी है, बाकी आपको मालूम ही है सारी चीज़ें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके परिपेक्ष में हम, और नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि व्यक्ति में स्थिति में व्यक्ति, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है कि स्थिति में व्यक्ति, पर्सन इन सिचुएशन में इस बात पर बल दिया जाता है कि ये व्यक्तिगत सेवार्थी को समझना और उसकी बेहतर सहायता करना। क्या बात आप लोगों के लिए सही लग रही है? सही है सर। स्थिति में व्यक्ति, कहने का मतलब इस बात पर बल देती है, आप समझ सकते हो कि व्यक्तिगत सेवार्थी को समझना और उसकी बेहतर सहायता करना। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 59 के बारे में, तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। व्यक्ति अपनी स्थिति में विशिष्ट तरीके से व्यवहार करता है और यह सब एक साथ उसे पूर्ण बनाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ए और आर दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यही सही है, थर्ड ही आपका सही है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के सामने है। मानव अधिकार जीवन की ऐसी शर्तें हैं जहां पर बताता है कि जिनके बिना गरिमा के साथ जीवन नहीं जिया जा सकता। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। गरिमा के साथ जीवन सुरक्षित करना और आधुनिक राज्य का घोषित कर देना लक्ष्य मानता है, और ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में कहा गया है कि मानव अधिकार, और मानव अधिकारों को एक सही तरीके से व्याख्या किया गया कि संविधान के अंतर्गत गारंटीड और अंतर्राष्ट्रीय प्रविधाओं में सम्मिलित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन स्वतंत्रता, समता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार होंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सभी लोग, कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार है। तो इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकरण किया था, और जो है एलेनोर रूजवेल्ट और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संपादन की भूमिका हमें देखने को मिली थी। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसकी सही तरीके से व्याख्या भी हो रही है, गरिमा के साथ जीवन सुरक्षित करना और आधुनिक राज्य की घोषित लक्ष्य करना, यही है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण है, इसकी व्याख्या है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। सर ये 10 दिसंबर 1948 को हुई थी ना? बिल्कुल 10 दिसंबर 1948 को, याद रखिएगा सभी लोग, 10 दिसंबर 1948। इसमें अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कुल टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप लोग बताइएगा 30 अनुच्छेदों को रखा गया है, 30 आर्टिकल को रखा गया है। कितने आर्टिकल्स हैं? 30 आर्टिकल्स हैं जिसको बताया गया है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 लेते हैं। कहता है कि तार्किक आधार पर परिकल्पना करना। देखिए, मैं अगर बात करूं कि तार्किक आधार पर परिकल्पना का निर्माण करने से अच्छा शोध परिणाम सामने आता है, अच्छा शोध परिणाम सामने आता है। बिल्कुल कथन आपका सही माना जाएगा यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर आप इसको करेक्ट करिए। फिर कहता है कि एक तर्कसंगत परिकल्पना का निर्माण लाभप्रद शोध की एक पूर्वापेक्षा है। पूर्वापेक्षा है। हाँ सर, अपेक्षा तो हमें अपेक्षा तो यही करेंगे कि हमने जो लिया है वो उससे हमारी सोच सही निकले। ओके,
तो मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ पे पूर्वापेक्षा, जैसे कि अगर बात किया जाए तो पहले से की हुई अपेक्षाएं, पहले की तुलना में या पहले की अपेक्षा में हम जब बात करते तो वो हमारा सेंटेंस बताता है पूर्वापेक्षा एक प्रकार से। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यह एक तर्कसंगत परिकल्पना का निर्माण लाभप्रद शोध का एक पूर्वापेक्षा है, जहाँ पे पूर्वाभास, पूर्वाभिमुख, पूर्वाभ्यास, पूर्वालोकन, पूर्वाश्रम जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। पहले से ही हुई अपेक्षाएं यहाँ पे शामिल है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 61 का आप जवाब दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा बताइए जरा, व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट जवाब सेकंड, व्याख्या हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। परिकल्पना के निर्माण करने की अच्छा शोध का परिणाम सामने आता है। बताइए क्यों? तो आपने कहा क्योंकि सर तर्क संगत परिकल्पना का निर्माण लाभप्रद शोध के लिए पहले से जो अपेक्षाएं बनाई जाती है या पहले से की हुई जो अपेक्षा होती है, पहले की जो तुलना में होती है, जो पहले की अपेक्षा में होती है, पूर्वाभास होता है, पूर्वाभ्यास होता है, पूर्वालोकन होता है या पूर्वापेक्षा होता है। तो इसलिए इसकी व्याख्या भी होगी, ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड वाला सही है। प्रश्न आपके सामने है और ये भी एक प्रकार का मैंने आप सभी लोगों से इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। यह डिसेबिलिटी के क्षेत्र में मैंने अभी आज आप लोगों से कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर रहा था। दिव्यांगता पे आज कितने लोगों ने देखा है भाई? सर मैंने देखा था। ओके, तो ये प्रश्न है बेसिकली दिव्यांगता की एजेंसियां, जी सर। और ये दिव्यांगता की एजेंसियों से प्रश्न है हमारे सामने। तो आप जरा मुझे बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए। सर एक और 2। ओके, चलो अगर मैं आपसे बात करूं नेशनल इंस्टीट्यूट, देखिए मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, चेन्नई 2005। ओके। 2005। तो ये आप सभी लोगों को मालूम होगा भली भांति तरीके से, आप अच्छे तरीके से परिचित हैं इसके बारे में, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप इसका जवाब चेन्नई लगाएंगे। हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो आप यहाँ पे चेन्नई को लगा लीजिए। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे सामने है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप। ये आपका बन जाएगा किससे? सिकंदराबाद। ओके। अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप की बात करेंगे तो मुंबई। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द आर्थोपैडिक हैंडीकैप की बात करेंगे तो कोलकाता में। लोगों को तो देखिए ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आप सबसे कहूँगा कि जो दिव्यांगता के संबंध में बात की जाती है वो आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है। जरा ऑप्शन बताइए मुझे एक बार सभी लोग। दिव्यांगता, सर का चौथा तो केवल 2 में ही है। तो सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ओके। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक ऐसी दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका है जो एग्जाम में पूछी जाती है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है जिसकी स्थापना 1979 देहरादून में किया गया था, है ना? आपको मालूम होना चाहिए, देहरादून में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपका अलियावर जंग है जो आप जानते हैं मुंबई में किया गया था। बधिर का है। हाँ, मुक बधिर का, हाँ 1983 में किया गया था। और एक राष्ट्रीय जो सिकंदराबाद में है, आप भली भांति तरीके से जानते हैं इसके बारे में भी, और 1984 का हो जाएगा। जब हम बात करते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में एक और इंस्टीट्यूट आता है राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगता संस्थान, जिसको आप लोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटो डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कलकत्ता में आता है, जो एक प्रकार से आर्थोपैडिक हैंडीकैप की बात करता है। तो सन 1978 की प्रक्रिया यहाँ पे संचालित होती है, वो कोलकाता में होती है। एक आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान आता है, जो नई दिल्ली में है। कौन सी?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग संस्थान 1975 में आया था, न्यू दिल्ली में आया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो वो कटक में आता है, सन 1975 में आता है। कहाँ पर होता है? कटक में 1975 में होता है। बात करते हैं राष्ट्रीय बहु विकलांग दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की बात करते हैं, जो चेन्नई, जिसको अभी अभी आप लोगों में से किसी बच्चे ने मुझे बताया है 2005 को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद एक संस्थान आपका आता है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। अभी मैंने आज आप लोगों से करवाया भी था, 28 सितंबर 2015 न्यू दिल्ली में। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुल टोटल 8 हुए। एक और इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, सीहोर मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास, जिसका नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान। 28 मई 2019 को सीहोर मध्य प्रदेश में है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, है ना आप लोग, ठीक है। तो ये टोटल आप लोगों को कुछ राष्ट्रीय 9 ऐसे संस्थाएं थे जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काफ़ी फेमस रहे हैं, पूछे जाते हैं रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट इन डिसेबिलिटी सेक्टर में, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़िए और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सर थोड़ा लुनासी अधिनियम के बारे में बताइए ना। ओके, देखिए जो लुनासी, ये दिव्यांगता के क्षेत्र में एक्ट है ना। अब ये एक्ट जो है संस्थान, जो ये एक्ट है, अब ये एक्ट नहीं है लुनासी एक्ट, ठीक है। 1912 का था क्या सर? ये बेसिकली हाँ 1912 का ये बेसिकली पहले के समय में जो है इस लुनासी एक्ट को लाया गया था, है ना। अभी जो है इसको नहीं लाया गया, इसकी जगह पे जो हमारे इंस्टीट्यूट जो चलाए जा रहे हैं PWD, RPWD और नेशनल ट्रस्ट, NTH जिसको आप लोग बोलते हो, ये सारी चीज़ें आज के समय में आ रही हैं, है ना। तो वो अब नहीं है। तो दिव्यांगता के अधिनियम, जो सवाल है अधिनियम का, दिव्यांगता के अधिनियम में, उससे संबंध में आप लोगों से जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लुनासी एक्ट में क्या जानना चाहते हैं आप, बताएं जरा। लुनासी अधिनियम, क्या बताइए जरा, लुनासी अधिनियम में क्या आप जानना चाहते हैं? क्या ये जानना चाहते हैं कि लुनासी अधिनियम है क्या चीज़? हाँ सर, मुझे वही देखिए, जानना था कि ये क्या है। ये ओके ये देखिए, ऑप्शन में तो था 1912। क्या था ऑप्शन में? ये कब आया यही था सर, 1912। ये हाँ, correct बिल्कुल। है, लेकिन लुनासी अधिनियम के बारे में मुझे कुछ जानकारी। लुनासी अधिनियम बेसिकली मैम मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसा अधिनियम था जो मानसिक मंदता को मानसिक रोग समझता था। लुनासी एक्ट बेसिकली भारत में कानूनी विकास का जो अध्ययन का बड़ा दिलचस्प रहा लोगों में। तो भारत में जो था, आज़ादी से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, इंडियन लुनासी एक्ट बनाया गया जो 1912 का था। इसमें मानसिक मंदता और मानसिक रोग दोनों को समान माना गया, परंतु दोनों समान नहीं हो सकते हैं, दोनों समान नहीं हो सकते। मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस, कोई बताना चाहेगा इन दोनों में अंतर? सर मानसिक मंदता, रिटार्डेशन तो वो जन्म से ही होता है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया अंतर है, ठीक है। ये जन्म से होता है, यह एक दशा होती है। इसमें आप केवल बिहेवियर में परिवर्तन ला सकते हैं, केवल व्यवहार में आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जब मेंटल इलनेस की बात करते हैं, मानसिक रुग्णता की बात करते हैं, तो ये बेसिकली जन्म के बाद होता है। जन्म के बाद यदि बच्चा मान लीजिए बेड से नीचे गिर गया, उसके दिमाग पे चोट लग गई, तो हो सकता है वो मेंटल इलनेस हो सकता है, अगर ब्रेन पे चोट लग जाती है। डिप्रेशन, हाँ, आघात वगैरह, हाँ बिल्कुल, वो भी मेंटल इलनेस का पार्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको सुधार कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जन्म के बाद हुआ है, इसलिए ये सुधार हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हाँ, सुधार हो सकता है, इसमें इलाज हो सकता है इसका। तो यही संबंध है, इन दोनों को मानता था एक है, जो कि ये एक है नहीं। अब ये मानता था लुनासी एक्ट। तो इसमें कहा गया
कि भाई इस दौरान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो मानसिक मंदता और मानसिक रोग में से, ठीक है, इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो भारत में 1986 तक इन दोनों में कोई अंतर नहीं देखने को मिला, लेकिन 87 में एक अंतर मिला। 87 यानी 1987 की बात मैं कर रहा हूँ, एक अंतर देखने को मिला। तो पहली बार मानसिक रोग और मानसिक मंदता से अलग माना गया, तो वह बेसिकली मेंटल हेल्थ एक एक्ट बन गया इसकी जगह। अब ये हट गया, लुनासी एक्ट हट गया, लुनासी एक्ट यहाँ पे हट गया 1912 का। कब हटा? 1986 से। तो हालांकि 86 में ये चीज़ें देखने को मिली थी, दोनों में अंतर नहीं देखने को मिला था। 87 में जब अंतर मिला है 1987 में, तो वहाँ पे बना एक, क्या याद रखिएगा, स्वास्थ्य अधिनियम मेंटल 1987 हेल्थ मेंटल हेल्थ एक्ट। एक्ट बना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें मानसिक रुग्णता के लिए अलग प्रावधान बताए गए, मानसिक मंदता के लिए अलग प्रावधान बताए गए, अलग अलग चीज़ें थी। बात अब ये भी देखिए धीरे समाप्त हो रहा है। मानसिक मंदता बालकों को सम्मिलित करते हुए भारत में एक पहला कानून बना दिया गया, और पहला कानून जब बना तो उसका नाम था पीडब्ल्यूडी। अब ये आया 1995। 1995 पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग 7 टाइप की डिसेबिलिटी को परिभाषित किया गया, और यहाँ पे इसमें जो है हर एक दिव्यांगता के प्रति जो है आरक्षण या छूट जैसी प्रक्रिया को लेकर या योजनाओं के माध्यम से बात कही गई। इस तरीके से इसको जो है शामिल किया गया। फिर उसके बाद आपका जो आया एक नेशनल ट्रस्ट आया। हालांकि ये पीडब्ल्यूडी अब नहीं चल रहा है, फिर अभी नेशनल ट्रस्ट चल रहा है, 1999 में आया। अब पीडब्ल्यूडी के जगह पे आया है आरपीडब्ल्यूडी, है ना, 2016 का। तो ये दोनों चल रहे हैं, है ना, और आरसीआई भी चल रही है ना, याद रखिएगा 1992 का आरसीआई। चलिए आगे बढ़िए जरा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है और एक तरफ दिया गया है सैंपल, है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा एक बार इंग्लिश देख लीजिए, आप सभी लोग एक बार सभी लोग इंग्लिश देख लीजिए। देखिए रेसिप्रोकल मॉडल है यहाँ पे, बोस्टन मॉडल है यहाँ पर, रेमेडियल मॉडल है यहाँ पर, और यहाँ पर सोशल गोल मॉडल है आप लोगों का। कितने लोग जानते हो कि मैंने आप लोगों को ये मॉडल के बारे में बताया है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्विट्जर और विंटर और कोयल और जो है ब्रेनस्टीन के बारे में बताया है। इन सभी के बारे में बताया कि नहीं बताया, बताइए जरा। जी सर बताया। अब जरा मुझे यहाँ पे ऑप्शन बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग, ध्यान रखिएगा। सामाजिक समूह कार्य में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, मॉडल, प्रदर्श क्या है, मॉडल है ना। सामाजिक समूह कार्य के प्रारूप, सामाजिक समूह कार्य के प्रारूप, जी सर उसी से संबंधित ये प्रश्न आप लोगों के सामने जो है दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग के सामने सबसे पहला एक प्रारूप, एक सामाजिक समूह कार्य में भी प्रयोग में किया जाने वाला जो मॉडल था, उसके शुरुआत में बेसिकली सामाजिक लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने पापेल एंड रोथमैन के द्वारा सन 1966 में 3 तरीके के प्रारूपों को बताया गया था। सामाजिक लक्ष्य प्रारूप होगा, औपचारिक प्रारूप होगा, और एक प्रकार का रेसिप्रोकल प्रारूप भी रखा जाएगा 1966 में, 1966 में, है ना, 1966 में। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इसका जो बोस्टन मॉडल है, ये बेसिकली बस्टिन के द्वारा दिया गया था, बस्टिन के द्वारा दिया गया था। और जब हम बात करते हैं विंटर के बारे में, विंटर बेसिकली सुधारात्मक मॉडल दिया गया था। स्विट्जर की बात अगर हम लोग करते हैं तो स्विट्जर में बेसिकली रेसिप्रोकल का नाम आता है, और कॉयल की बात करेंगे तो सामाजिक लक्ष्य का नाम आता है, कॉयल का नाम। अब अगर कॉयल नहीं आएंगे तो पापेल एंड रोथमैन आएंगे। पिछली बार रोथमैन आए थे, हो सकता है इस बार पापेल आ जाए, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा इसके नाम को भी। कहीं ना कहीं ये जितने भी मॉडल्स दिए गए हैं, रेसिप्रोकल में भूमिका हालांकि रोथमैन का भी है, आप रोथमैन का नाम याद रखेंगे सभी लोग, है ना, उनका भी भूमिका याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। 1961 की बात करते हैं तो चिंतन प्रारूप दिया गया था, चिंतन प्रारूप 1961 में, थिंकिंग। और डेवलपमेंटल जो प्रारूप था
वो प्रारूप बेस्टन के द्वारा दिया गया, जो बोस्टन प्रतिदर्श आप देख रहे हैं, ये प्रारूप। इसका नाम अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल मॉडल है, डेवलपमेंटल मॉडल है, बोस्टन का दूसरा नाम है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन बताइए जरा। पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट। सर ये चिंतन प्रारूप किसने दिया 1961 वाला? ये चिंतन प्रारूप के बारे में यहाँ पे एग्जैक्ट आप ये याद कर लीजिए। प्रारूप, चिंतन प्रारूप की बात अगर हम करते हैं, फैटा आउट, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, फैटा आउट, कटा नहीं, फैटा आउट, हाँ फैटा आउट, सन 1961। सर ये सर ये पर्सन इन सिचुएशन जो अभी क्वेश्चन आया था, ये पर्सन इन सिचुएशन किसने दिया था? पर्सन इन सिचुएशन, MS गोरे, क्या करें आप? फ्लोरेंस हॉलिस। हाँ फ्लोरेंस होलिस, फ्लोरेंस होलिस, ठीक ठीक। ठीक है पर्सन इन सिचुएशन, सर ये ग्रुप वर्क का था ना ये चिंतन प्रारूप, तो ये मतलब इसमें क्या था? ग्रुप वर्क में तर्क की बात कहा था इन्होंने तर्क के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, मुख्य उद्देश्य की तरफ आप बढ़ सकते हैं, सामाजिक क्रिया में परिवर्तन या सामाजिक क्रिया को सूत्रपात कर सकते हैं, ऐसा बात कहा था इसमें, चिंतन के माध्यम से। देखिए कारखाना एक अधिनियम है और आपको मालूम होना चाहिए 1948 किशोर न्याय देखभाल सुरक्षा अधिनियम है, आप जानते हैं 2000 में है। हिंदू दत्तक और देखभाल अधिनियम की बात आप लोग जानते हैं, हाँ बिल्कुल 1956 है। हाँ, भारत में पुनर्स्थापन समिति अधिनियम एक है 1990। जरा आप मुझे ऑप्शन लगा के बताइए कि करेक्ट कौन सा गया है। वेरी गुड, पहला ही करेक्ट जवाब। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के सामने है यहाँ पे, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सवाल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 65 हमारे सामने है, ठीक है। प्रश्न है हमारे सामने योजना के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में सवाल बनेगा? योजना के परिप्रेक्ष्य में बनेगा, है ना। तो हमारे सामने ध्यान रखिएगा सभी लोग, इंदिरा आवास योजना 1985 का था, ग्रामीणों के लिए था सर 1985 में। बिल्कुल। तो ये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना स्टार्ट किया गया था 1985 और 86। और जो अप्रैल 1989 मतलब बात करूँ आपको 1989 में शुरू हुई जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रही। हालांकि मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे आप नोट करिएगा 1985 और 86, है ना, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व कब शुरू किया गया? 2002 का है सर क्या? 2001 नहीं, या 2 का? देखिए जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ 2005 में किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती थी जननी सुरक्षा योजना। तो आप मुझे कहेंगे यहाँ पे कि ये गरीब ग्रामीण से, और यहाँ पे जननी की बात होगी तो ये मातृत्व को लेकर, सुरक्षित मातृत्व को लेकर। दोनों बात समझ में आई? ये 2005 का है। बोलिए। सुनीता म्यूट हो जाओ। सबला किशोरियों के लिए किसी को 2010 का था 11। ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं सबला योजना के बारे में, तो यह बेसिकली महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने
सौजन्य से 1 अप्रैल 2011। सबला का नाम जो है सबला का नाम से पूरे देश में लागू कर दिया गया और योजना का आर्थिक और संभार 100% केंद्र द्वारा वहन किया जा रहा है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये किशोरी सशक्तिकरण योजनाओं को बढ़ावा देने की बात करता था। तो आपका सबला किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा? किशोरियों के सशक्तिकरण से। बात करेंगे नेक्स्ट योजना के बारे में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आप सब जानते हैं कि इस योजना का शुरुआत कब हुआ है? ये योजना आई कब है? 2000। हालांकि अगर हम बात करें ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जब आया था तो 2005 था, लेकिन जब हम इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहते हैं, तो भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना थे जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था, है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पर हो जाओ। हाँ भाई म्यूट हो जाओ, क्यों म्यूट नहीं होते हो? तो आप सबसे मैं कहूँगा कि 2005 को याद रखिए एक अधिनियम के रूप में, भारत में मनरेगा के रूप में, जहाँ पे रोजगार गारंटी योजना के रूप में, तो उसको 2 अक्टूबर 2009 को याद रखिएगा। यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से है, तो मैं आप सबसे कहूँगा 2005 याद रखिएगा। और ये रोजगार हेतु सहायता की बात की है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी, जो प्रतिदिन की 200 रुपये संवैधिक न्यूनतम मजदूरी पर सर्वाधिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार रहेगी। सर 2009 क्या बताया आपने? 2005। हाँ 2009 में आपको 2009 में ये नहीं, महात्मा गांधी, हाँ आप नाम का भी परिवर्तन देख सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और यह जब अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना के परिप्रेक्ष्य में हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था, विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है। नरेगा को 2 फरवरी 2006 को लागू करता है, नरेगा को। मनरेगा का शुभारंभ भी अगर हमें देखने को मिलता है, हालांकि सबसे पहले 2 फरवरी को 2006 में 200 जिलों में शुरुआत की गई, 2007 से 8 में 130 जिलों में शुरुआत हुआ, 1 अप्रैल 2008 में अगर हम बात करें तो 593 जिलों में लागू किया गया। और यही इसी के परिप्रेक्ष्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देता है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसकी भूमिका, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को शुरुआत किया था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही मैच हो जाएगा सेकंड से। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4, ठीक है, आगे बढ़िए। सिक्सटी 66 है, शिक्षा का अधिकार। 21 का ए। हाँ, मानव व्यापार एवं जबरन श्रम पर निषेध। 23। जीवन का अधिकार। अरे सर ये 21 होगा, शिक्षा का 21 ए होगा सर, वो गलत हो गया। जीवन का अधिकार 21 है और शिक्षा का अधिकार 21 ए। जीवन का अधिकार क्या है? 21 बता तो रहा है, सही तो बता रहा हूँ। सही तो बताया है। समता का अधिकार 14। हाँ सही तो जा रहा है। तो 3 4 2 है ना, फिर 1 कहाँ पे है सर? 3 2 आएगा, 3 2 1 4। 3 2। चौथा ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4 में दिया तो है ए का चौथा। 1 का 4, ओके। पहले का 4 है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3 नहीं आएगा, पहले तो 4 आएगा, ठीक, सही सही। 4 3 2 1 ये रहेगा। देखिए एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ प्रतिपादक के नाम है। अगर अस्तित्ववादी की बात करेंगे तो सोरेन किरकेगार्ड का नाम, हाँ
गेस्टाल्ट की बात करेंगे तो फिर पल्स का नाम आएगा। मनोवैज्ञानिक व्यवहार परक की बात करेंगे तो किसका आएगा? जेबी जेबी वाटसन। और मनोवैज्ञानिक में सिगमंड फ्राइड। बताइए, ऑप्शन बताइए। ए गया है। ए का 3 है ना सर, ए गया है और बी का चौथा ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए एक बार सभी लोग। जनहित मुकदमा 68 जनहित मुकदमा। ना कोई वादी ना कोई प्रतिवादी। बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280। वित्त आयोग। ओके। भारतीय संविधान का 315। लोक सेवा हाँ, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। और शक्तियों का विभाजन संघीय प्रणाली हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही। प्रश्न केवल तर्क पर था, कुछ फैक्ट पर भी था। सही जवाब इसका ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन चला जाएगा कौन सा? बी। बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल को लेकर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कि 69 करता है सूची 1 सूची 2 से भारतीय सुधारात्मक स्कूल अधिनियम 1876, दंड प्रक्रिया संहिता 1860। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय दंड संहिता होती है 1860। अच्छा हाँ सर। दंड ये सेकंड वाली तैयार तो फिर ये 98 का हो जाएगा सर। हाँ, ये 1898 का हो जाएगा। 98 का हो हाँ। और अगर हम बात करेंगे प्रिजनर्स एक्ट के बारे में तो ये बचा आपके सामने एक 1900। ठीक है, ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन थर्ड में थर्ड इज द राइट आंसर। सही। एक सवाल और कर लो, इसके बाद ये वाला आप कर लेना, बाकी हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा भी क्वेश्चन करवाएंगे। 2015 का दिसंबर का दहेज निषेध अधिनियम बताइए। 1961। बाल विवाह रोध अधिनियम 1929। सती आयोग अधिनियम 1987। 1987। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये सारे एक्ट इम्पोर्टेंट है, यानी क्वेश्चन 2000 जो ये 70 नंबर का है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये ऑप्शन पहला सही है। तो ये आगे गद्यांश है, गद्यांश के बारे में हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे बार गद्यांश हमने करवा रखा है। आप लोग एक बार इसे करिएगा, यदि नहीं आएगा समझ में आप लोगों को तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, चलिए ट्रिक लगा के करने की कोशिश करिएगा। कंप्लीट हो गया सर। हाँ, ये आपका जो जून 2015 का पेपर था ये कंप्लीट हो गया है। समाज कार्य यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2015 का ये प्रश्न पत्र है विगत वर्ष का, और ये दूसरा पेपर है आपके सामने। ये दूसरा पेपर है। पहला कराए समाज कार्य की कौन सी, हाँ क्या करें सर आप कराइए। पहला प्रश्न कह रहा है कि समाज कार्य की कौन सी पद्धति सामाजिक नीति को समाज कल्याण में बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन 4 सर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, और एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि समाज कार्य की समाज कल्याण प्रशासन पद्धति सामाजिक नीति को समाज कल्याण में बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा वो डी वाला करेक्ट रहेगा, यानी 4 ऑप्शन। बात करता है इस स्थिति में
स्थिति, पर्सन इन सिचुएशन, किसी बच्चे ने भी पूछा था और फ्लोरेंस हॉलिस। बताया भी था, फ्लोरेंस हॉलिस। हाँ, भी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल का। थर्ड हमारे सामने, सामाजिक मूल्यों के बारे में बताइए क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। बी ऑप्शन सर। ओके, आप कह रहे हैं कि अधिमान्य व्यवहार है, ठीक है, मूल्यों को सिद्ध नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन। और मूल्य व्यक्तिगत अनुभव से उत्पन्न होता है, ये तो सही है, ये भी सही है। मूल्यों की प्रवृत्ति विकासशील होती है, ये भी तो सही है। तो भाई कहा मूल्यों को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, यही होगा। ये गलत है। सही लगता है। अब भी करेक्ट है, ये गलत है, यहाँ पे सही नहीं चूज करना है, यही से। मतलब सर सही नहीं है तो ये दूसरा वाला सही हो गया ना ऑप्शन। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, सामाजिक मूल्य के बारे में ये सही नहीं है सेकंड वाला, ये मूल्यों को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, गलत है, नहीं समझे, ये गलत लिखा हुआ, मूल्यों को सिद्ध किया जा सकता है, हाँ, किया जा सकता उसको किया जा सकता है। हाँ। निम्नलिखित में से क्या एचबी ट्रेकर द्वारा प्रतिपादित समाजकार्य का सिद्धांत नहीं है, फिर देखो नहीं है, फिर कह रहा है नहीं है। लोकतांत्रिक है, मैंने पढ़ाया है, लचीला पढ़ाया है, प्रगामी सुनियोजन अनुभव पढ़ाया है, कहीं परिवर्तन संभावना और संकेंद्रण का सिद्धांत नहीं पढ़ाया है, इसलिए गलत हो जाएगा। कुल टोटल 10 सिद्धांत मैंने पढ़ा रखा है, आपको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या समाजकार्य अनुसंधान में द्वितीयक आंकड़े नहीं है, द्वितीयक आंकड़े नहीं है। देखिए द्वितीयक आंकड़े तो कौन कौन से होंगे फिर, हाँ सर ये उत्तर ये देखिए पत्रिकाओं को सूचना करना, ये है, प्रतिवेदन हो जाएगा, वेबसाइट के लिए भी हो जाएगा, जो उत्तरदाताओं से होता है ये प्राथमिक होता है, यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, क्रॉस ऑथर डनहम, यहाँ पे ऑथर डनहम का नाम आ रहा है कम्युनिटी वेलफेयर को लेकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑथर डनहम इज द राइट आंसर। ऑथर डनहम का ही ये करेक्ट जवाब है, कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की बात इन्होंने कहा है, याद रखिएगा सभी लोग। बहुत ही फेमस किताब ऑथर डनहम की, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ बहुत फेमस किताब है ये, पब्लिश बेसिकली 1969 1969 पब्लिशर नेम इसका है ऑथर डनहम का, 1969 चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं थॉमस वगैरह को लेकर पब्लिश की बात करते हैं तो उनका आता है 1958 में, लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोवेल पब्लिश की भूमिका में तो 1969 आता है, 1969 आता है। और जब हम बात करते हैं थॉमस के बारे में तो याद रखिएगा 1958 आता है, 1958 आता है, सर ये 1958। वाली बुक में ही उन्होंने 28 सिद्धांत दिए थे। हाँ वो प्रिंसिपल वाला है ही है, किताब ही है प्रिंसिपल की ही किताब है ये, आप नोट कर लीजिए 1958 ही है ना, 1958। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत में अहम अवस्थाओं में क्या शामिल नहीं है, देखिए भाई बहन। भाई बहन, भाई बहन सिबलिंग है ना। यस क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब अगर हम बात करें तो डी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, यही नहीं है। बाकी वयस्क, माता पिता, बच्चा, ये 3 शामिल किए गए, 3 अवस्था होती, तीनों शामिल है, भाई बहन नहीं है। भाई बहन मतलब देखो एक होता है कज़िन, एक होता है सिबलिंग, है ना, तो यहाँ पे सिबलिंग को रखा है, कज़िन को नहीं रखा गया है, सिबलिंग। समाज विरोधी व्यक्तित्व में क्या होता है, समाज विरोधी व्यक्तित्व में क्या होता है, सर पराम वाला बताया था ना आपने, अविकसित और अर्धविकसित दोनों। इसमें अर्धविकसित दिया है, एक बार अविकसित आया था ना सर। अर्धविकसित पराहम आया था, हाँ मैंने पढ़ाया तो था शायद, अभी इसी 2015 का ही पेपर था ये। वही कह रही हूँ।
सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? ठीक है। अर्धविकसित पराहरण। मूल्यांकन अनुसंधान मूल रूप से क्या है? पुष्टिकारक ए। बिल्कुल, पुष्टिकारक मूल्यांकन जो अनुसंधान होता है मूल रूप से पुष्टिकारक अनुसंधान ही होता है। नहीं मौलिक अप्लाइड नहीं होगा, एक्शन भी नहीं होगा, शुद्ध प्योर भी नहीं होगा। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पुष्टिकारक अनुसंधान मूल्यांकन अनुसंधान का मूल रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए, आज का आखिरी सवाल कर लीजिए आप सभी लोग, है ना? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विघटन की विशेषता नहीं है? सी ऑप्शन। नियमों का पालन करना ये थोड़ी होगा, सामाजिक विघटन की विशेषता नहीं है। ये तो विशेषता हो जाएगी। सी ऑप्शन। सामाजिक विघटन की विशेषता नहीं। हाँ सी। देखिए जो सामाजिक विघटन है, आपको मैं बता दूं, आप सही तरीके से आपको मालूम भी होगा कि कहा जाता है कि सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की विपरीत स्थिति है। और सामाजिक विघटन का मतलब होता है व्यवस्था के टूट जाने अथवा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता के अभाव से सामाजिक विघटन बनता है। तो मैं आप सबसे कहूँ विशेषता क्या हो सकती है? विशेषता इसकी नहीं। तो आप लोग कहिएगा कि समाज द्वारा निर्धारित जो नियमों का पालन होता है ये विशेषता नहीं है। बाकी आप क्रियात्मक बाधित करना, समूह की उत्तरजीविका खतरे में डालना, विघटन और सामाजिक संबद्धता में कमी को आना। तो व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सामुदायिक विघटन, अंतर्राष्ट्रीय विघटन, ये सारी चीज़ें विघटन के रूप में हम देखते हैं, टाइप के रूप में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा सामाजिक विघटन के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। कल हम लोग इसी से आगे स्टार्ट करेंगे।